हाय स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं उस दिन 4 पढ़ाऊंगा, मैंने 4 पढ़ाया आपको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, और बाकी रह गए 4। कौन कौन? एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 4 आज आपको हम बताने वाले हैं। आपको जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज ये 4 मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टू स्टार्ट विथ एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहते हैं? एडवर्ब, वर्ब में ऐड लगा हुआ है, यानी इसका कुछ न कुछ संबंध वर्ब से है। एडवर्ब का संबंध वर्ब से है। बिल्कुल आपने सही समझा, एडवर्ब का संबंध वर्ब से है। जिस प्रकार से एक एडजेक्टिव एक नाउन की विशेषता बताता है, उसी प्रकार से एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता को बतलाता है। जिस प्रकार से एक एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, उसी प्रकार से एक एडवर्ब वर्ब की विशेषता को बतलाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पर कि यह न केवल वर्ब की विशेषता को बतलाता है, ये एक एडजेक्टिव की भी विशेषता को बतलाता है, और तो और ये दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता को बतलाता है। आपके सामने ये एग्जाम्पल्स है, और इस एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से एक एडवर्ब एक वर्ब की विशेषता को बतलाता है, एक एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाता है, और एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। ठीक है, देखते हैं। पहला सेंटेंस में ही वॉक्स स्लोली, इसमें वर्ब कौन सा है? वर्ड, ये वर्ब है वॉक्स। तो ये जो स्लोली है, ये किसकी विशेषता बतला रहा है? वॉक्स अगर वर्ब है तो स्लोली किसकी विशेषता को बतला रहा है? स्लोली इस वॉक्स की विशेषता को बतला रहा है। स्लोली एडवर्ब हुआ क्योंकि यहां पर ये इस वर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो यहां पर एक एडवर्ब एक वर्ब की विशेषता को बतला रहा है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव की भी विशेषता को बतलाता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, लेकिन एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाने वाला कोई होना चाहिए। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बतलाता है? तो एडवर्ब बतलाता है। यानी एडवर्ब का 3 काम है ना? यह न केवल वर्ब की विशेषता को बतलाता है, बल्कि एडजेक्टिव की भी विशेषता को बतलाता है। ये तीसरा सेंटेंस को देखा जाए, इट इज अ वेरी हाई माउंटेन। अब बताइए इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड नाउन है? बताइए। इस सेंटेंस में ये जो माउंटेन वर्ड है ये नाउन हुआ, ये माउंटेन वर्ड नाउन हो गया। दूसरा बात कि इस माउंटेन का एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ड इस माउंटेन को क्वालिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है या उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ऐड कर रहा है? हाय, ये एडजेक्टिव हुआ। लेकिन आपको ये एडजेक्टिव इस माउंटेन की विशेषता को बतला रहा है, और ये जो वेरी है, ठीक है, ये इस एडजेक्टिव की विशेषता को बतला रहा है। हाय, कितना हाय? तो वेरी हाय। यानी ये जो हुआ ये एडवर्ब हुआ। फिर से मैं बतला रहा हूं, माउंटेन इज नाउन, इस नाउन की विशेषता ये हाई बतला रहा है जो कि एडजेक्टिव हुआ, और इस एडजेक्टिव की विशेषता ये वेरी बतला रहा है। यानी वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये दूसरा रोल हुआ एडवर्ब का। पहला रोल क्या था? वर्ब की विशेषता बतलाना। यहां पर ये एक एडजेक्टिव यानी हाई की विशेषता बतला रहा है। ये एडजेक्टिव इस नाउन की विशेषता को बतला रहा है, और ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव की विशेषता को बतला रहा है। समझे? और मैंने और क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता को बतला सकता है। हाँ, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता को भी बतला सकता है। अब बीच वाले सेंटेंस पर आते हैं। ये वॉक्स क्या हुआ? वर्ब हुआ। एनी डाउट? ठीक है, अगर ये वॉक्स वर्ब हुआ तो इसका एडवर्ब ये हो गया, इसका एडवर्ब ये हो गया। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो वॉक्स है ये वर्ब हो गया, इसकी विशेषता कौन बतला रहा है? तो ये स्लोली बता रहा है। स्लोली क्या है? एडवर्ब। तो और स्लोली की विशेषता कौन बतला रहा है? वेरी स्लोली। ये भी एडवर्ब हुआ। यानी इस एडवर्ब की विशेषता ये एडवर्ब बतला रहा है, इस एडवर्ब की विशेषता ये एडवर्ब बतला रहा है, और ये एडवर्ब इस वर्ब की विशेषता बतला रहा है। समझ में आया? अगर हमें
कोई ऐसा एडवर्ब चाहिए जो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाए, तो एक वो जो पहला वाला एडवर्ब होगा वो किसी वर्ब की विशेषता को बतला रहा होगा। यानी ये जो स्लोली है ये वॉक्स की विशेषता को बतला रहा है, और ये वेरी जो है ये स्लोली की विशेषता को बतला रहा है। यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतला रहा है। तो इस प्रकार से एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी वर्ब की विशेषता, किसी एडजेक्टिव की विशेषता और दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। जैसा कि मैंने यहां डिफिनेशन दिया है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको आज एडवर्ब बताया, अब मैं आपको प्रेपोजिशन बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग प्रेपोजिशन सीखेंगे। और प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशंस आपने पहले भी देखा होगा, एट, इन, इनटू, बिफोर, बिहाइंड, ये सब प्रेपोजिशंस है। लेकिन प्रेपोजिशंस का रोल क्या होता है? प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है जनरली, और वो ये दिखाता है कि उस नाउन और प्रोनाउन का बाकी शब्दों से क्या संबंध है। रिलेशनशिप दिखाता है प्रेपोजिशन, कि जिसके पहले वो आया है उस शब्द का, यानी नाउन और प्रोनाउन का, जिस नाउन प्रोनाउन के पहले वो आया है उस नाउन और प्रोनाउन का बाकी शब्दों के साथ क्या संबंध है उस सेंटेंस में। जैसा कि पहला सेंटेंस को देखिए, द टीचर लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दिस ब्लैक बोर्ड इज नाउन, और इस ब्लैक बोर्ड के पहले कौन सा प्रेपोजिशन आया है? ये एट आया है। तो एट इंडिकेट कर रहा है ब्लैक बोर्ड का लोकेशन, और यानी ब्लैक बोर्ड के पास टीचर है। तो यानी एट जो आया है ब्लैक बोर्ड के पहले, इसका ब्लैक बोर्ड का और टीचर के रिलेशनशिप को दिखा रहा है। इसमें सारे वर्ड्स आ गए सेंटेंस के, यानी पोजीशन दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है ना। सेकेंड सेंटेंस में चलते हैं, ही जंप्ड इनटू अ रिवर। रिवर इज ए नाउन, ठीक है, ठीक है, रिवर इज ए नाउन और इनटू इज ए प्रेपोजिशन। तो ये इनटू आया है रिवर के पहले, इनटू दिखाता है मूवमेंट, गति को, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना। तो यहां पर रिवर का रिलेशनशिप ही से और जंपिंग जो एक्टिविटी है उससे दिखा रहा है। यानी प्रेपोजिशन का काम ही है रिलेशनशिप दिखाना, कि बाकी चीज जो सेंटेंस में बाकी जो शब्द है उसके साथ जिसके पहले वो प्रेपोजिशन लगा है उस व्यक्ति या उस वस्तु का क्या संबंध है, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर वॉज ए कैट अंडर द टेबल। टेबल इज नाउन एंड इसके लिए आया है अंडर प्रेपोजिशन, है ना, टेबल के नीचे। तो टेबल के नीचे क्या दिखा रहा है? पोजीशन को, लोकेशंस को, और उसके बाद बाकी सारा चीज है कि कैट जो है टेबल के नीचे है, ठीक है। टेबल और कैट के बीच के संबंध को दिखा रहा है, समझ गए। तो ये रिलेशनशिप को दिखाता है। सो अ प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन or pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else। मैंने संक्षेप में आपको बता दिया, प्रेपोजिशन में आपको और डिटेल से हम बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हम सारा चीज आपको डिटेल्स बताएंगे और प्रेपोजिशन का यूजेस बताएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ठीक है, समझना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह भी गई है तो जब हम आपको प्रीपोजिशन डिटेल में पढ़ाने लगेंगे, प्रीपोजिशंस जब उसका यूजेस बताने लगेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम और वगैरह वगैरह, तब आप उसको डिटेल्स में समझेंगे। काफ़ी प्रैक्टिस करवाएंगे इसके लिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है। ज्वाइनिंग वर्ड, जैसे नाउन को नेमिंग वर्ड, एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड, और कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड कहा जाता है, जो ज्वाइन करता है, जोड़ता है। तो कंजंक्शन क्या क्या जोड़ता है? शब्दों को जोड़ता है और सेंटेंसेस को जोड़ता है, दोनों चीज को जोड़ता है। पहला एग्जांपल देखो यहां पर, न्यू दिल्ली एंड कोलकाता आर टू बिग सिटीज ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली एंड कोलकाता आर टू बिग सिटीज ऑफ इंडिया। यहां किन दो शब्दों को जोड़ा है? कंजंक्शन ने किन दो शब्दों को जोड़ा है? दो स्थानों को जोड़ा है, न्यू दिल्ली है, कोलकाता है, इसको एंड ने जोड़ा है, ये कंजंक्शन है, यहां शब्द को जोड़ रहा है। न्यू दिल्ली एंड कोलकाता आर टू बिग सिटीज ऑफ इंडिया। अब चलते हैं बी में, दो सेंटेंस है, आप देख लीजिए, अलग अलग सेंटेंस है दोनों। आई वर्कड हार्ड, आई कुड नॉट गेट सक्सेस। अब इसको हमको जोड़ना है।
आपको यह देखना होगा यहां पर कि क्या दोनों सेंटेंस में कोई कंट्राडिक्शन है। जो वर्कड हार्ड करता है वो सक्सेस पाता है, लेकिन यहां पर सक्सेस नहीं पाया है, तो एंड से काम चलेगा नहीं, यहां पर हमको बट लगाना पड़ेगा, है ना। तो बट क्या हुआ, कंजंक्शन है। यहां देख लीजिए ये बट कंजंक्शन है, और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ये बट यहां पर क्या है, कंजंक्शन है। यहां पर दो सेंटेंस, ये जो दोनों सेंटेंस है, आई वर्कड हार्ड, आई कुड नॉट गेट सक्सेस, ये जो दो सेंटेंसेस है इसको बट जोड़ रहा है। यहां कैसे जोड़ रहा है, आई वर्कड हार्ड बट कुड नॉट गेट सक्सेस। तो मतलब यहां साफ है कि कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है, उसका काम है दो शब्दों को जोड़ना और सेंटेंसेस को जोड़ना, ठीक है ना। इसका काम है शब्दों को भी जोड़ना और सेंटेंसेस को जोड़ना। पहला एग्जाम्पल में शब्द जोड़ा जा रहा है और यहां पर हमने सेंटेंस को जोड़ के आपको दिखाया है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक काम, आपको मैं कहना चाहता हूं एक बात, कि आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो, ठीक है। हमारे आपके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, हम आपके लिए ये सब कर रहे हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको पूछना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है। ये फायदेमंद रहेगा। तो हमने कंजंक्शन खत्म किया, अब हम इंटरजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहां पर हम इंटरजेक्शन लेके आए हैं। ये 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये ऐसे शब्द जैसे हुर्रा और एलास, ये इंटरजेक्शंस हैं। ये कैसे शब्द हैं, ये अचानक से अगर हमारे अंदर कोई फीलिंग्स या इमोशंस आता है, अचानक से सुख और दुख का भाव आता है, तब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हुर्रा, वी हैव वन द मैच। हम मैच जीतने के बाद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, चिल्लाते हैं। तो वो सडन फीलिंग्स और इमोशंस का एक्सप्रेशन है। उस शब्द का कोई विशेष मीनिंग नहीं होता है, लेकिन वो शब्द ये दिखाता है कि हम किस भाव से गुजर रहे हैं। क्या हमको अचानक से आश्चर्य का बोध हुआ, दुख का बोध हुआ, या सुख का बोध हुआ जो अचानक हुआ, इन शब्दों से प्रयोग होता है। एलास, द किंग इज डेड, यहां पर दुख की बात है कि राजा का डेथ हो चुका है। एलास, अफसोस, दुख की बात है कि राजा मर गया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया है, परिचय कराया है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब हम इसको डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे, नाउन से स्टार्ट करेंगे, उसके बहुत सारे यूजेज हैं, आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। आप इसको रिवाइज करते रहें, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें, क्योंकि हम ये जान पाएंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।